नमस्कार दोस्तों, आज मैं इंडिया के बिसात में बीजेपी कैसे फंस रही है उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। बिसात का खेल जो शतरंज में होता है कि शतरंज के खेल में किस तरह से अपनी जाल बिछा करके जो अगेंस्ट पार्टी के जो होते हैं वो अपने घोड़ा या हाथी चाहे जो इस तरह के भी खेले उसको किस तरह से पहले राजा के वजीर को फंसाता है, फिर अंतर राजा को सरेंडर करना पड़ जाता है। उसी प्रकार से इंडिया यानी जो भारत के बिसात में कैसे बीजेपी पार्टी फंस चुकी है उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शतरंज का एक खेल है कि उसमें एक बहुत ही एक अच्छा नियम है कि मुझे शतरंज का बिसात पसंद है क्योंकि इसका एक नियम बहुत ही अच्छा है। चाल कोई भी चले पर अपने अपने को नहीं मारता। कहने का मतलब है कि शतरंज के खेल में एक नियम है कि कोई भी अपना पक्ष अपने को नहीं मारता है, न घेरता है, बल्कि दूसरे पक्ष घेरता है। लेकिन बीजेपी को जो बिसात में फंसाने का जो खेल किया है, जिसका इसका इनका अपने ही जो गठबंधन के जो नेता रहे हैं, जो नीतीश कुमार है, उन्होंने अपने बिसात में इंडिया के बिसात में फंसा लिया है और इन्होंने बीजेपी को ध्वस्त करने की लगता है कसम खा ली है। इसका उदाहरण है कि बिहार में जो जातीय सर्वेक्षण कराया उन्होंने, जिसमें ओबीसी की संख्या 63 से 65%, SC ST का लगभग 20 से 25% है, ये मान करके चलिए। जबकि बीजेपी सरकार इसको रुकवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक भी गई लेकिन नहीं रुक पाया। तो इसीलिए इसमें जो शतरंज का जो खेल है वो उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि शतरंज के खेल में अपने अपने को नहीं मारता है। लेकिन यहाँ पे इनके बहुत पुराने मित्र जो वाजपेयी सरकार के समय से चले आ रहे माननीय नीतीश कुमार, जो वाजपेयी जी की सरकार में कृषि मंत्री, रेल मंत्री भी रह चुके, इस तरह से बहुत तरह तरह के पद भी उन्होंने सुशोभित किया। लेकिन आज वही इनको ख़त्म करने पर उतारू हैं, लगभग लगता है ख़त्म भी कर देंगे। इतना ही नहीं, आपका जो महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे जी का जो ग्रुप है वो भी हट चुके हैं। पंजाबी में अकाली दल हट चुका है, शिरोमणि अकाली दल। तमिलनाडु में आपका स्वर्गीय जयललिता की पार्टी ऑल इंडिया नरेंद्र मोदी खजम, जिसको AIADM भी कहते हैं, वो भी हट चुकी है। इस तरह से देखा जाए कि अब जो एनडीए गठबंधन में सिर्फ बीजेपी है और बाकी जो छोटी छोटी पार्टियाँ, उनका नाम तक भी पता नहीं लोगों को है। वो बताते हैं कि 34-36 पार्टियाँ हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये 34-36 पार्टियाँ जो इन जो 3-4 जो मुख्य दल इनका रहे हैं उनमें इनकी भूमिका रहेगी। अगली बात जो बिसात जो भी जो 5 स्टेट में जो चुनाव होने वाले हैं, जो नवंबर तक हो जाएंगे और दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट आने वाला भी है, उसमें ये फंस चुके हैं। क्योंकि मिजोरम में मैं उम्मीद कर रहा था कि इनका अलायंस, बीजेपी के अलायंस की सरकार बनेगी, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा है कि वहाँ पे बन पाएगी। चूँकि मिजो नेशनल फ्रंट वहाँ से इनसे अलग हो चुके हैं। जो मणिपुर की जो घटना घटी कुकी और मतई को लेकर के, उससे मिजो नेशनल फ्रंट ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया है। तेलंगाना में भी मुझे लग रहा है कि बीजेपी थर्ड पार्टी बनकर रहेगी, क्योंकि वहाँ पे टक्कर कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति में ही होने वाला है। मध्य प्रदेश में भी मुझे लग रहा है कि वहाँ पे इनका कांटे की टक्कर होगी, लेकिन अंततः कांग्रेस की सरकार बनेगी। उसका कारण है कि शिवराज सिंह चौहान जो वहाँ के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री है उनका उपेक्षा करना। उसके बाद आपको छत्तीसगढ़ में मुझे लग रहा है कि कांग्रेस भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में वापसी करेंगे, और राजस्थान में भी अशोक गहलोत जी की वापसी करने की संभावना है। क्योंकि वसुंधरा राजे जी को इन लोगों ने बहुत उपेक्षा किया है, दरकिनार भी कर दिया है। तो उनकी पार्टी के जो लोग हैं या उनका खर्चकर्ता हैं, कहीं न कहीं इस पार्टी से असंतुष्ट है। इसी कारण जब माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार गिर रही थी तो वसुंधरा राजे जी ने उनको बचाने का प्रयास किया, उनकी सरकार को बचाया भी। जब सचिन पायलट जी इनके अशोक गहलोत के विरोध में खड़े हो गए थे, वहाँ पे लग रहा था कि अंततः सरकार चली जाएगी। क्योंकि एक चीज़ और है कि बिसात में फंसने का कारण है कि इनको आभास हो चुका है मोदी शाह जी को कि
हम लोग स्टेट में हार रहे हैं, इसी कारण जो देश के बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री हैं या एमपी हैं उनको चुनाव में उतार रहे हैं, चाहे राजस्थान का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे आपका मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह से ये बिसात जो है, जो बिसात का मतलब घेरा डालना, तो घेरा को तोड़ने के लिए बहुत प्रयास किया जाता है। जैसे मान लीजिए महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा लिया था, तो उन्होंने 6 चक्र को तो तोड़ दिया था, लेकिन 7वां में फंस चुके थे। तो इस तरह से ये एक से एक उदाहरण बीजेपी प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं ताकि वे चुनाव जीत जाए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अंततः इनका परिणाम अच्छा होगा, और कहीं न कहीं अभिमन्यु की तरह 7वें घेरे तोड़ने में असफल होंगे और वहाँ पे इनको नुकसान होने की संभावना है। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और जो नीतीश कुमार ने जो जातीय सर्वेक्षण कराया है, उसको भी अन्य स्टेट गवर्नमेंट भी इस तरह के काम करने के लिए तैयार हैं। उसमें आपको मैं बता देता हूँ कि कर्नाटका सरकार ने भी जातीय सर्वेक्षण करवा चुकी है, छत्तीसगढ़ सरकार भी करवा चुकी है, राजस्थान की सरकार भी करवा चुकी है। तो ये आंकड़े कभी भी आ सकते हैं। हो सकता है कि ये अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में लोग जारी कर दें, चूँकि 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, तो उसका इनको फ़ायदा मिले। और खुल करके ओबीसी SC ST की राजनीति कांग्रेस करने लगी है, बहुत अच्छी बात है। और माननीय राहुल गांधी ने भी बोला है कि जो आरक्षण का जो सीमा है वो 50% तक ले जाएंगे ओबीसी SC ST के लिए। चूँकि जब 50% की सीमा को सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिया है जो EWS के आरक्षण दे करके, तो ये आरक्षण की मांग बढ़ेगी और इसको अगर कांग्रेस की अलायंस की सरकार बनती है 2024 में, तो ये उनको लागू भी करेंगे। तो जो अभी नारी बंधन शक्ति अधिनियम पारित हुआ है, उसमें भी वो ओबीसी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन देंगे, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। इस तरह से कांग्रेस अलायंस ने अपना बिसात बिछा दिया है और उसमें जो बीजेपी के मोहरे हैं वो फंसना शुरू हो गए हैं। जो बीजेपी के मोहरे के मतलब जो छोटे चीज़ जो होते हैं, जो प्यादा होते हैं, वो फंसते हैं। जैसे वो MLA हैं या जो और छोटी छोटी पंचायत स्तर के जो इलेक्शन होते हैं, वही उन्हीं को प्यादा कहते हैं। जो छोटे भैया होते हैं उन्हीं को प्यादा कहते हैं। तो इस पर भी एक शेर है, प्यादे के बली और वजीर के साथ धोखा होता है, जिंदगी की तरह यह खेल भी अनोखा होता है। कहने का मतलब है कि प्यार, युद्ध, चुनाव में हर चीज़ जायज़ होता है। तो ये किसी के साथ भी धोखा होता है, वो प्यादे के साथ भी होता है, वजीर के साथ भी होता है, और सब पार्टियां एक दूसरे को धोखा दे करके बलि देने के लिए तैयार रहते हैं। और ज़िंदगी की तरह यह भी अनोखा खेल है। मैंने ये ज़िंदगी का कुछ समझ में नहीं आता है, कब क्या अच्छा हो जाए, कब क्या बुरा हो जाएगा। लेकिन अनुभव से जो आदमी सीखता है वो उसकी कामयाबी की ज़्यादा चांस होती है। लेकिन निर्वाचन का खेल भी एक इसी तरह का खेल है, कब क्या होगा नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से शासन की है, आज़ादी के बाद से की है, तो एक अनुभव है। तो इस सब चीज़ से उम्मीद लगाया जाता है कि वो पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, चूँकि वो अनुभव अपनी कामें को अंजाम तक पहुंचाती है और पहुंचाने को उसमें सफलता मिलती है। लेकिन बीजेपी बहुत लंबे समय तक शासन नहीं की है, ये बीच बीच में कभी कभी आ जाती है। ये पहला बार है कि पूर्ण बहुमत की सरकार राष्ट्रवाद हिंदुत्व के नाम पे बनी, लेकिन इसको ये भंजान नहीं पाए। क्योंकि जब मान लीजिए पॉकेट में रुपया है, तो जब तक उसको आप खर्च नहीं कीजिएगा, तो जब तक उससे आप कोई अपना जो आवश्यकताएं उसकी पूरी नहीं कर सकते। उसी तरह से मान लिया जाए कि बीजेपी को पावर आई, वो पावर को कैसे लागू करना है, किसके साथ कैसे क्या करना है, कैसे इसको आगे बढ़ाना है, इस चीज़ को ये सीख नहीं पाए। उसका उदाहरण यूपी में ओबीसी SC ST और माइनॉरिटी का इनकाउंटर है, जो आतंकवादी के नाम पर या चोर डकैत के नाम पर जो हत्याएं की गई, वो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के लिए, ये किसी छिपी हुई बात नहीं। इस तरह से हथरस की घटना हो जो वाल्मीकि लड़की के साथ, चाहे वो आपका कुलदीप सिंह सेंगर की घटना हो, उन्नाव का हो, या फिर दिल्ली दंगा का घटना हो, इस तरह से एक बीजेपी को फंसने का बिसात तैयार किया। उसको ये कांग्रेस पार्टी के और इसके अलायंस पार्टियों ने इसको भंजाया और इसको इसमें
लागू भी कर रहे हैं। और अभी जो सबसे बड़ी जो बिसात बिछाया गया है वो जातीय सर्वेक्षण है, जो माननीय नीतीश कुमार जी ने जारी कर दिया है। ये जातीय सर्वेक्षण से बीजेपी को बहुत लॉस होगी, और ये लॉस के कारण इनकी सरकार जा सकती है, ये कुछ भी कर लें, चाहे वो आतंकवादी को लेकर के हो, चाहे किसी चीज़ के भी लेकर के हो। और ये आतंकवादी को लेकर के इसलिए कि जो खास करके माइनॉरिटी को एक राजनीतिक प्रतिद्वंदता या धर्म के नाम पर ये जो इनको आतंकवादी घोषित करके जेल में डालना या उसके बाद उनको इनकाउंटर करना, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। तो ये सब जो है इंडिया के द्वारा बिछाया गया बिसात है। बिछाया गया बिसात का मतलब कि जो इनकी कमजोरियां थी उनको उजागर करना है, वो जनता के बीच में ले जाके यही इनको बिसात में फंसाएगा। और इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो दूसरे के लिए कुआं खोदता है उसमें वो खुद एक न एक दिन गिरता है। इनको लग रहा था बीजेपी को, मोदी शाह गवर्नमेंट को, कि मैं इस तरह से हिंदुत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम वैमनस्य बढ़ाकर संविधान को का अतिक्रमण करके मैं फिर मजबूत होऊंगा। ऐसा हुआ नहीं। ये दूसरे के लिए कुआं खोदे थे कि उनको लग रहा था कि अगर इस तरह से करूंगा तो जो भी एंटी पार्टियां हैं वो कमज़ोर होंगी, और कमज़ोर होने के बाद बहुत लंबे समय तक कमज़ोर रहेंगे, और बीजेपी सरकार बहुत लंबे समय तक शासन करेंगे। इनकी सपना 2047 तक था, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा है कि 2024 का भी सपना इनका पूरे होने वाला है, क्योंकि मुख्य जो इनकी प्रतिद्वंदी पार्टियां थी वो लगभग अलग हो चुकी हैं। और उड़ीसा में भी जातीय सर्वेक्षण जारी करने की संभावना है, जो नवीन पटनायक जी हैं, अगर वो करते हैं तो भी इनके खेमे से लगभग बाहर हो चुकेंगे। थैंक यू।